आज आप पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन किसे कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उत्सर्जन वह एक जैविक प्रक्रिया है जो समस्त जीवधारियों में संपन्न होती है। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इसके लिए जो तंत्र काम करता है उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। यहाँ पर उत्सर्जन क्यों आवश्यक होता है, उत्सर्जी पदार्थ किन्हें कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कैसे बनते हैं। तो समस्त जीवधारियों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मुख्यतया दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है जिसे हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? कैटाबॉलिज्म जैसे कि जब कोई भी जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, भोजन डाइजेस्ट होकर के छोटी छोटी यूनिटों इकाइयों में विभक्त होता है, तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यह जब कोई भी सूक्ष्म या छोटी छोटी इकाई मिल करके एक बड़े तत्व यौगिक घटक का निर्माण करते हैं तो उसे जो है वहाँ पर एनाबॉलिक कहते हैं। तो जैविक क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म जो होती है वो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के मिलने से ही बनती है। तो यहाँ पर जो जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक ना होकर के निरर्थक और हानिकारक भी होते हैं। उसमें से जो हमारे जैसे आपका अमोनिया है, अमोनियम जो अमोनिया होता है ये हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है जो बहुत सारे जीवधारियों में जैसे कुछ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, कुछ ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। तो जो जीवधारी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अम्यूनोटोलिक कहा जाता है। जैसे मनुष्य यूरियोटोलिक होता है, यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पर बात आती है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। रुधिर में जो अमोनिया होती है, अमोनिया यकृत जो होता है, यकृत अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के उपरांत इसे जो है यूरिया में बदल देता है। यूरिया रुधिर में संग्रहित हो जाती है या अवशोषित कर ली जाती है। उसके बाद में जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसकी संरचना में आप देख रहे हैं ये किडनी होती हैं जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, गुर्दे कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं। इनके शेप एंड साइज की बात करें तो ये उदर से थोड़ा सा नीचे और ये उदर से बाहर और यकृत के नीचे होते हैं। संख्या में 2 होते हैं। यहाँ पर इनके शेप एंड साइज की बात करें तो इनकी लंबाई जो होती है वो 10 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। इनकी चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। इनकी मोटाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको नाल दिख रही है, ये आपके सुपीरियर, यहाँ पर आप हृदय में पढ़े होंगे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से रुधिर जो है हृदय में प्रवेश करता है। तो यह नीचे से जा रही है तो इसीलिए इसको जो है यहाँ पर क्या कहा जाता है, इंफीरियर वेना केवा कहा गया है। ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा और ये आपकी जो है महाधमनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेनल आर्टरी है ये इसमें प्रवेश करती है। इससे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो ये आपको किडनी दिख रही है ये सेम के बीच के आकार की होती है और इसमें 10,000 लगभग जो होती हैं वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? नेफ्रॉन वह एक इकाई है जिनके माध्यम से जो किडनी होती है, किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क केशिका कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जब रुधिर यहाँ से ये इंफीरियर वेना केवा के माध्यम से इसमें निष्कासित होता है और ये जो आपको धमनी दिख रही है इसके माध्यम से इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है और छनने के बाद में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं यूरेटर में यहाँ पर निष्कासित होते हैं। ये जो यूरेटर है ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और यूरिनरी ब्लैडर में जब ये फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा जो है गोज आउट कर दिया जाता है यूरिन को। यहाँ पर
इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इसकी क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, तो यहाँ पर संरचना में देखेंगे ये जो आपको संरचना दिख रही है इसे हम किडनी कहते हैं। ये क्या है? किडनी है। और यहाँ पर जो टोपी सदृश संरचना दिख रही है ये ग्रंथि है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यहाँ पर दोनों वृक्कों के ऊपर शीर्ष भाग पर स्थित होती है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी रीनल आर्टरी है और यहाँ पर ये किडनी है। फिर ये यूरेटर है और ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। तो यहाँ पर हम किडनी के बारे में देखें, इसका शेप एंड साइज हमें पता चल चुका है। रुधिर किस रास्ते से आता है और फिल्टर होने के बाद में वह किस रास्ते से जाता है आप जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि रुधिर जो है किस प्रकार से छनता है। यहाँ पर जब रुधिर इसमें छनने के लिए आता है तो छानने का काम जो है कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो हम नेफ्रॉन की क्रियाविधि को यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपकी जो है वृक्क केशिका या वृक्काणु जिसको कहते हैं, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं अभिवाही। अभिवाही धमनिका, जिसको अफरेंट आर्टरियोल्स कहा जाता है। इसमें से रुधिर जो है आकर के यहाँ पर प्रवेश करता है। ये जो हिस्सा है ये आपको कहाँ से मिलता हुआ दिखेगा? आपको धमनी से। तो यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है ये वाली जो केशिका गुच्छ है, केशिका गुच्छ की अगर हम बात करें, जैसे किडनी में हमने बताया था कि जो वृक्काणु होते हैं, वृक्क केशिकाएं या नेफ्रॉन होती हैं, उनकी संख्या 10,000 होती है। तो यहाँ पर जो केशिका गुच्छ में जो केशिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 50 होती है। कितनी होती है? 50 होती है। तो यहाँ पर ये 50 केशिकाएं जो मिलकर के गुच्छ बनाती हैं उसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। यहाँ पर उसके बाद में केशिका गुच्छ जिस संपुट के अंदर बंद होता है या विक्षेपित होता है, व्यवस्थित होता है, उसको बोमेन संपुट कहते हैं। यहाँ पर बोमेन संपुट क्या करता है? क्रमाकुंचन और शिथिलन की प्रक्रिया को बार बार दोहराता है, जिससे जब ये संकुचित अवस्था में, जैसे यहाँ से जब रुधिर इसमें प्रवेश कर चुका है और यह संकुचित होगा, तो संकुचित होने पर यहाँ पर देख रहे हैं आप, संकुचित जब होगा तो इस तरह से बंद हो जाएगा। जब बंद होगा तो यहाँ पर केशिका की जो सतह है, जो दीवार है, जो भित्ति है, उसमें दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से विसरण दाब जो है अधिक होने से विसरण दर बढ़ जाती है और जिससे होगा क्या? यहाँ पर जो रुधिर होगा, क्योंकि रुधिर वास्तव में संरचना की बात करें तो 55% जो होता है वो आपका प्लाज्मा और 45% जो होता है वो रुधिर कणिकाएं होती हैं। इसमें जो है जब यहाँ पर या क्रमाकुंचित होगा, संकुचित होगा, तो इसमें से जो विसरण दर होगी वो बढ़ जाएगी और H2O, K धनायन, Cl ऋणायन, Na धनायन, HCO3 और कुछ लवण तथा शर्कराएं, वो सभी विसरित होंगी और बोमेन संपुट में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जब ये शिथिलन की अवस्था को दोहराएगा, उस समय जब बोमेन संपुट खुलेगा तो ये वाला जल जिसकी सांद्रता बढ़ चुकी है, जल की कमी हो चुकी है, यहाँ पर दूसरा वाला रुधिर आएगा और इसको धक्का देगा, क्योंकि वास्तव में ये जो होती है इसकी अपेक्षा जो अभिवाही धमनिका है अपवाही धमनिका से पतली होती है, सकरी होती है। तो यहाँ पर ये रुधिर जो हुआ है आगे की तरफ बढ़ेगा और वह नलिका जो है इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि जो यहाँ पर आपको दिख रही है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसमें जो ये छना हुआ जो फिल्ट्रेट जो निस्यंद है वो इस रास्ते से होकर के गुजरता है। तो ये नलिका जिसे यहाँ पर देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अपवाही धमनिका। अपवाही धमनिका इस प्रकार से व्यवस्थित होती है ताकि
जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स हैं उससे इस प्रकार से लिपट जाती है या इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि जो भी रुधिर ने जो जल लॉस हुआ है वो फिर से रिअब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको, यह समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से भी जानी जाती है। ये संरचना जो आपको दिख रही है इसको नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं, और ये उतरते हुए क्रम में है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लूप भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यू आकार की जो संरचना है इसको हेनेले लूप भी कहा जाता है या हेनेले लूप कहा जाता है, और ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं चढ़ते हुए क्रम में, इसलिए इसको एसेंडिंग नलिका कहा जाता है। यहाँ पर ये एसेंडिंग नलिका जिस जगह पर या जिसमें खुलती है उसको कलेक्टिव डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिव डक्ट जो होती है पेल्विस में खुलती है। यहाँ पर फिर पेल्विस उसके बाद में जो है यहाँ पर स्टेप टू स्टेप यूरेटर में खुलती है, और यूरेटर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फिल्ट्रेट जो छना हुआ पदार्थ था जिसे हम निस्यंद कहते हैं, निस्यंद जो है इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में प्रवेश करता है, और यहाँ पर होता क्या है कि इनके बीच जितने भी छने हुए पदार्थ हैं ये परासरित हो जाते हैं। इसमें जल भी परासरित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अपवाही धमनिका है इसकी जो दीवार होती है ये पारिगम्य होती है। किन चीजों के लिए? इन चीजों के लिए। इसमें कुछ मात्रा यूरिया की भी जो है रिअब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन फिर आगे चल करके जब हेनेले लूप के पास पहुंचा जाता है तो ये सिर्फ पारिगम्य होती है। किसके लिए? जल के लिए पारिगम्य होती है, और जल ही सिर्फ जो है इसमें क्या होता है, जो आपको अपवाही भूमिका दिख रही है हेनेले लूप से H2O ही ऑब्जर्व करता है, अर्थात इस तरह से धीरे धीरे करके जल की जो कमी है वो रुधिर में कमी हो जाती, पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और इस तरह से ब्लड जो है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसेंडिंग लूप के आसपास जो है आकर के अपवाही धमनिका जो है वाटर को ऑब्जर्व करती है, और हेनेले लूप में सबसे ज्यादा जो पारिगम्य होती है वो सिर्फ जल के लिए ही पारिगम्य होती है। यह प्रक्रम चलता रहता है, तो एट लास्ट होता क्या है कि रुधिर में जो जल की जो लॉस हुआ था जो जल का वो काफी मात्रा में पूर्ण हो जाता है, और अगर ये कमी बनी रहती है तो मस्तिष्क के पास जो है संवेदना जाती है और प्यास की अनुभूति होती है, जो पानी की जो है पानी की मात्रा को बैलेंस कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बचे हुए जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, संग्रह नलिका में खुलते हैं और पेल्विस में चले जाते हैं, जो कि एट लास्ट यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार से किन घटकों में किन चरणों में बांटा गया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो छानने की प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, पुनर्संयोजन या पुनर्सिलेक्शन पुनर्चुनाव हो रहा है, तो इसलिए इसको रिअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और यहाँ से फिर क्या हो रहा है, जल का जो है रिसाव होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी जो है H2O निकलता है और इसलिए इसको सिक्रेशन बोलते हैं। तो उसके बाद में हम बात करें कि जो इसमें कौन कौन से पदार्थ बचेंगे, जैसे आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरोक्रोम है, क्रेटिनिन है, इस तरह के उत्सर्जी पदार्थ शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आप ध्यान दे दें कि जैसे कुछ जीवधारी एमिनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं, जैसे उन्हें अमीनोटेलिक कहा जाता है, जैसे सीपी है, घोंघा है। कुछ अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे प्रोटोजोआ है, ओरीफेरा है। यहाँ पर कुछ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे उभयचर और सभी स्तनधारी। कुछ ग्वानिन का भी उत्सर्जन करते हैं, जैसे मकड़ियाँ आदि। लंबाई चौड़ाई मोटाई आपको हम बता ही चुके हैं। इस उत्सर्जन तंत्र में जो वृक्काणु पाई जाती हैं उनमें रीजनरेशन की व्यवस्था नहीं होती है। ये जन्म के समय जितनी कोशिकाएं होती हैं संख्या में उतनी ही बरकरार रहती हैं, और जब कभी जो हमारी जो ग्रोथ स्टेज होती है उस काल में सिर्फ ये वृद्धि करती हैं, बल्कि संख्या का विकास नहीं करती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।